HIM 303 दृश्य काव्य के प्रश्न पत्र में आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत अंधेर नगरी नाटक की व्याख्या करेंगे और उसकी पंक्तियों को जानेंगे समझेंगे। अंधेर नगरी नाटक के संदर्भ में हमने क्लास में भी चर्चा करी है और तब हमने जाना है कि अंधेर नगरी भारतेंदु का सर्वाधिक सफल नाट्य प्रयोग है और ये नाटक उनके भारत दुर्दशा नाटक की ही कड़ी के रूप में देखा जाता है या देखा जाना चाहिए। लेकिन यदि भारत दुर्दशा से आप इसकी तुलना करते हैं तो भारत दुर्दशा से इसकी व्यंग्यात्मकता कहीं अधिक गहरी और चोट कहीं अधिक मार्मिक है। भारत दुर्दशा की तरह ये भी राजनीतिक नाटक है और अपनी व्यंजनात्मकता में पहले को यानी भारत दुर्दशा को कहीं अधिक पीछे छोड़ देता है। सर्वाधिक आरंभ में जो पंक्तियां हम पढ़ते हैं इस नाटक में सबसे पहला दृश्य बाजार का दृश्य है जो कि सबसे अधिक रोचक है और व्यंग गर्भित है। यदि स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत अंधेर नगरी नाटक का जो प्रमुख मंतव्य है, जो बात वो कहना चाहते हैं, वो आरंभिक बाजार के दृश्य से ही स्पष्ट हो जाता है। सीधे सीधे बात कहना उस दौर में संभव नहीं था चूरन वाले के माध्यम से और सब्जी कुंजड़न के माध्यम से, तमाम पात्रों के माध्यम से जो बाजार में हलवाई इत्यादि सभी हैं, चने वाला है, इन सभी के माध्यम से वो उस दौर की मुश्किलों को, उस दौर की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते हैं। चूरन खावे एडिटर जात जिनके पेट पचे नहीं बात, चूरन साहिब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते, ले चूरन का ढेर बेचा टके से। हमने इस तथ्य को भी जाना था कि भारतेंदु युग जो है वो गद्य की भाषा उस समय खड़ी बोली थी और आरंभिक दौर था खड़ी बोली का वह और धीरे धीरे पद्य की भाषा भी खड़ी बोली होने की व्यवस्था में, उस प्रक्रिया में चल रही थी। तो पूरी तरह पद्य की भाषा खड़ी बोली नहीं हुई थी, कहीं कहीं खड़ी बोली का प्रयोग था, कहीं कहीं अभी भी भाषा का जो पद्य की भाषा थी वो अभी भी ब्रज भाषा थी। तो अंधेर नगरी में तो हम कई सारे प्रयोग देखते हैं, हमने ब्रज भाषा भी दिखाई देती, तो कई जगह में हमें ऐसा लगता है जैसे भोजपुरी में बोला जा रहा है, हालांकि वह पूरी तरह भोजपुरी के शब्द नहीं है, पर यूं लगता है संवादों से जैसे कि ये भोजपुरी में बोल रही है और कई जगह पे ऐसा लगता है किसी पात्र को पढ़ के कि यह ब्रज भाषा में बोल रहा है। ब्रज भाषा का तो पूरा पूरा उदाहरण ही ब्रज भाषा का है। इसके अतिरिक्त खड़ी बोली को भी आप देखते हैं तो पद्य की भाषा आपको खड़ी बोली, ब्रज भाषा मूलतः अंधेर नगरी में दिखाई देती है और ये जो पंक्तियां मैंने अभी आपके सामने पढ़ी हैं ये खड़ी बोली में लिखित हैं। चूरन खावे एडिटर जात, एडिटर अंग्रेजी का शब्द है। एडिटर जात यानी जितने भी एडिटर होते हैं वो इस चूरन का सेवन करते हैं जो चूरन मैं आप सभी के सामने बेच रहा हूं, पर फिर भी इस चूरन का सेवन करने के बाद भी उनके पेट में बात नहीं पचती। ताकि बात पच सके इसलिए वे इस चूरन का सेवन करते हैं और काफी समय से कर रहे हैं, लेकिन उनके पेट में कोई बात नहीं पचती और वो समाज के सामने तत्कालीन स्थितियों को रखते रहते हैं अपने पत्रों के माध्यम से, अपनी पुस्तकों के माध्यम से। चूरन साहिब लोग जो खाता, ये गुलामी का दौर था और साहिब लोग शब्द का प्रयोग वह अंग्रेजों के लिए करते हैं और उसी तरीके से प्रस्तुत करते हैं जैसे कि अंग्रेज के लिए आमतौर पर हम बोला करते हैं चूरन साहिब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। तो उस राज्य व्यवस्था पर वो अपने व्यंग करते हुए कहते हैं कि चूरन साहिब लोग जो खाता यानी अंग्रेज जो इस चूरन का सेवन करते हैं वो इस समस्त हिंदुस्तान को हजम कर जाते हैं। चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते। पुलिस वाले और कानून यानी समस्त न्याय व्यवस्था को ताक पर रख दिया गया है और पुलिस वाले जिन्हें कि कानून को बचाना चाहिए वो इसके बनिस्बत बिल्कुल उल्टा करते हैं। वो करते ऐसे हैं कि कानून को सबको ताक पे रख देते हैं, उसको हजम कर जाते हैं। ले चूरन का ढेर बेचा टके सेर, आओ और इस चूरन को खरीदो, इसको मैंने टके सेर के हिसाब से बेचा है। तो इन चारों पंक्तियों में, इस पद्यांश में भारतेंदु हरिश्चंद्र
न्याय व्यवस्था, राज व्यवस्था और सामाजिक जो स्वरूप है तत्कालीन, उसको बहुत सुंदर रूप में प्रस्तुत करते हैं। और वो समस्त न्याय व्यवस्था, राज व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर एक करारा व्यंग्य है, जिसको आज भी वह उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस दौर में थी। हमारी दूसरी व्याख्या है, अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, ऊंच नीच सब एक ही ऐसे, जैसे भड़ुए पंडित तैसे, कुल मर्जाद न मान बढ़ाई, सबे एक से लोग लुगाई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। अब इसमें जो सबसे अंतिम लाइन है, सबसे अधिक अंतिम जो पंक्ति है, वो है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ये पंक्ति भक्ति काल से ली हुई है, एक रचना की पंक्ति है, बहुत ही अधिक प्रसिद्ध पंक्ति है, लेकिन यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र इसको व्यंग के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो अंधेर नगरी अनबूझ राजा, ऐसी नगरी जहां अंधेर ही अंधेर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां का राजा अनबूझ है, उसमें किसी प्रकार की बुद्धि नहीं है। वहां की आर्थिक व्यवस्था ही यही है कि टकासेर भाजी है, अर्थव्यवस्था ही यही है कि टकासेर भाजी है और टकासेर खाजा है, यानी कि जो अत्यधिक महंगा जो भोज्य पदार्थ है वो भी, और जो बहुत ही सस्ती बिकनी चाहिए भाजी वो भी, दोनों की स्थिति एक सी है, कोई भी व्यवस्था लागू की हुई नहीं है। ऊंच नीच सब एक ही ऐसे। अब जो कर्म के आधार पर यदि देखते हैं, सब ऊंच नीच सब एक जैसे हो पड़े हैं, जैसे भड़ुए पंडित तैसे। भड़ुए पंडित तैसे, पंडित से ऐसी उम्मीद की जाती है, पंडित शब्द का अर्थ हम किसी जाति से ना लगाकर यदि सीधे सीधे देखते हैं, पंडित मतलब जो पांडित्य से युक्त है, यानी जो ज्ञानवान है। तो जो व्यक्ति ज्ञानवान है वह भी, और वो व्यक्ति जो हास्यास्पद विचित्र विचित्र से मुंह बनाकर, तरह तरह से हाथ पैर पटक पटक कर क्रियाएं करता है, बोलता चालता है, जिससे कि कहीं से ऐसा नहीं लगता कि ये बुद्धिमान है, जिसके पास बुद्धि है, विवेक है। तो भड़ुए लोगों का के जैसे पंडित व्यवहार करते हैं, यानी जो विवेकवान पुरुष हैं वो, या विवेकवान जो समाज है वो भड़ुओं की तरह से व्यवहार करता है। कुल मर्जाद न मान बढ़ाई, ना कुल की कोई मर्यादा है, ना ही अपने मान सम्मान के संदर्भ में कोई विचार है। सबे एक से लोग लगाई, ऐसा नहीं है कि केवल ऐसे पुरुष कर रहे हैं या केवल ऐसे स्त्रियां कर रही हैं। सभी नागरिक जो इस, सभी पूरी रियाया जो इस देश की है, इस समाज की है, सब एक सा व्यवहार कर रहे हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। अब भक्तिकालीन ये जो पंक्तियां हैं, इनका मूल अर्थ तो ये है कि जहां कोई जात पात किसी की नहीं पूछता, उसकी जाति क्या है, कि जो हरि को भजता है वो हरि में ही समा जाता है। लेकिन यहाँ वो व्यंग करते हुए कहते हैं कि कोई जात पात से तात्पर्य केवल जाति पाति से नहीं है, उनका तात्पर्य ऊंच नीच और कर्मों से, ज्ञानवान और मूर्ख से, उससे तात्पर्य है उनका यहाँ। और वो कहते हैं कि यहाँ जो हरि यहाँ पर राजा है, और वो जो राजा की चाटुकारिता करता है, उसी के आश्रय में रहकर वो फलता फूलता रहता है। हमारी अगली पंक्तियां हैं, प्रकट सभ्य अंतर छल छाली, कोई सोई राज सभा बल भारी, प्रगट सभ्य अंतर छल छाली, सोई राज सभा बल भारी, साच कहे से पनवी खावे, झूठे बहुविधि पदवी पावे, छलियन के एका के आगे, लाख कहो एकहु नहीं लागे। वे कहते हैं कि प्रकट सभ्य, प्रकट रूप में खुद को सभ्य दिखाने वाला, और अंदर छल को धारण करने वाला, सोई राजसभा बलवारी, वही व्यक्ति राजसभा में अपने बाहरी बल के साथ, बाहरी मान सम्मान के साथ है, जो प्रकट रूप में अपने आप को बहुत ही अधिक सभ्य दिखाता है और अंतर में छल को धारण करता है। ये आज भी प्रासंगिक है पंक्ति। आप देखते हैं आज भी ऐसे ही जो लोग हैं वही ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हो पाते हैं, जो दिखावे में स्वयं को सभ्य प्रकट करते हैं, किंतु अंदर से अत्यधिक षड्यंत्रकारी होते हैं। साच कहे ते पन ही खावे,
जो लोग सच बोलते हैं उन्हें झूठों की मार पड़ती है। पन साच कहे ते पन ही खावे। जो सच बोलता है वो जूतों की मार उसको पड़ती है, उसे चप्पलों से पीटा जाता है। पन्ही मतलब जूते और चप्पल जिसे पैरों में पहना जाता है। पन्ही से मतलब जिसे पैरों में पहना जाता है। झूठे बहुविधि पदवी पावे। और जो झूठ बोलते हैं वो तरह तरह की विधियां लगा के, झूठ बोल बोल के, चाटुकारिता कर करके तरह तरह से पदवी पाते चले जाते हैं। छलियन के एका के आगे, जैसे कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। छली लोग एक दूसरे, वही लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रह पाते हैं जो एक सी प्रवृत्ति के हैं। तो यहाँ छली व्यक्तियों का एका हो गया है, सब एक साथ जुट गए हैं। लाख कहो एकहु नहीं लागे। लाख तरीके के प्रयत्न आप कर लीजिए, आपका कोई भी यत्न यहाँ सफल नहीं होता। तो यहाँ पर झूठे लोग हैं, जो छल को धारण करने वाले लोग हैं, जो सच कभी नहीं बोलते हैं, और छली व्यक्तियों का की एकजुटता हो गई है। ऐसा समाज यह हो गया है, ऐसा वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र करते हैं। अगली पंक्तियां हैं। भीतर होई मलिन की कारो, चाहिए बाहर रंग चटकारो। धर्म अधर्म एक दर्शाई, राजा करे सुन्याव सदाई। भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करहीं अगले अरुप्यादे। अंधाधुंध मचो सब देशा, मानहु राजा रहत विदेशा। भीतर होई मलिन की कारो, भीतर से भले से कितना अपवित्र मन हो, मलिनता से भरा हुआ हो, काला मन हो, लेकिन बाहर से उसको चमकदार दिखना चाहिए। यदि आप इसका उदाहरण लें तो आप देखेंगे, आप जितने भी विषधारी जंतुओं को देखते हैं वो बाहर से बड़े चटक रंग के होते हैं, लाल, नीले, काले। काले में भी चमकदार, उनकी जो त्वचा होती है चमकदार और चिकनी होती है। बाहर से चटकीले होते हैं और भीतर से विष से भरे हुए होते हैं। तो उसी बात को कहते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि भीतर से भले से कितनी मलिनता से और कालिमा से भरे हुआ वो व्यक्ति हो, बाहर से वो खुद को बहुत ही चटकदार रंगों से सजाए रखता है, ताकि व्यक्ति उसको देखे और वो भ्रमित हो जाए। धर्म अधर्म एक दर्शाई, धर्म और अधर्म को एक ही रूप से दर्शन करता है, देखता है। कैसे? राजा करे सो न्याय सदाई। राजा कैसा है? जो धर्म और अधर्म दोनों को एक ही रूप में देखता है, यानी मूलतः वो धर्म पर नहीं चलता है और उस अधर्म से चलकर वो न्याय व्यवस्था को लागू करता है। भीतर स्वाहा बाहर सादे, भीतर से पूरी तरह जलकर खाक हुए लोग, जिनके अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, बाहर से स्वयं को अधिक सादगी से संपन्न दिखाते हैं। राज करहीं अगले अरुप्यादे, ऐसे ही व्यक्ति, ऐसे ही प्यादे, ऐसे ही चाटुकार राज करते हैं, राजा को अपनी उंगली पर नचाया करते हैं। अंधाधुंध मचेउ सब देसा। यदि हम देख लें कि एक किसी क्लास में जब तक टीचर नहीं आता तो स्टूडेंट्स कैसा माहौल बना देते हैं कई बार। तो वहां पे टीचर के आने से एक व्यवस्था लागू हो जाती है, ये केवल समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक ऐसे ही जब, या किसी भी, आप किसी भी संस्था को देखिए, जब वहाँ सबसे अधिक जो सबसे बड़ी पदवी पे जो व्यक्ति है, यदि वो वहां नहीं होता तो एक स्वयं ही व्यवस्था थोड़ी थोड़ी सी उस दिन में या उस समय में बिगड़ी हुई दिखाई देती है। तो वो कहते हैं कि अंधाधुंध मचो सब देशा, पूरे देश में अंधाधुंध मच रहा है। मानहु मानो राजा रहत विदेशा, राजा विदेश में चला गया हो, विदेश चला गया हो, यानी राजा के रहते हुए भी ऐसा लग रहा है कि राजा विदेश में रह रहा है और पूरे देश में अंधाधुंध मची हुई है। तो ये आपका ब्रज भाषा में है और आगे हमारी पंक्तियां हैं। गो द्विज श्रुति आदर नहीं होई, मानहु नृपति विधर्मी कोई। ऊंच सी नीच सब एक ही सारा, मानहु ब्रह्म ज्ञान विस्तारा। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। जहां न धर्म न बुद्धि, नहीं नीति न सुजन समाज। ते ऐसे ही आपो ही नसे, जैसे चौपट राज। ये सभी पंक्तियां जो हैं ब्रजभाषा में लिखी हुई हैं। और गो द्विज श्रुति आदर नहीं हुई, गाय का
भारतीय जो हमारी धर्म व्यवस्था है, उसमें वो पशु जो मनुष्य को के जीवन के लिए आवश्यक हैं, उसमें गाय का नाम सर्वाधिक सर्वप्रथम लिया जाता है। तो जो हमारी जीवन व्यवस्था थी, आप गाँव को देखिए, गाँव में हर घर में एक गाय ज़रूर होती है। बच्चों के लिए, भरण-पोषण के लिए गाय का होना पवित्र माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। तो ऐसा समाज जहाँ पर गाय जैसे पवित्र प्राणी का, द्विज अर्थात पंडित, पंडित से मतलब कोई जाति व्यवस्था से कोई पंडित नहीं, पंडित यानी जो पांडित्य से युक्त हो, यानी बुद्धिमान हो। मैं कई बार बता चुकी हूँ, द्विज यानी दोबारा जन्म लेने वाला। तो कोई भी व्यक्ति पहली बार में अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता है और दूसरी बार जब वो अर्जित करने जाता है ज्ञान को अर्जित करने जाता है, तब उसका दोबारा जन्म माना जाता है। क्योंकि अभी आप संसार में आए हो, संसार की तमाम बातों को, बहुत सारी व्यवस्थाओं को आप नहीं जानते हो। धीरे धीरे आप उसका अध्ययन मनन करते हो, तो आप उसका विश्लेषण करते हो, उसको समझते हो। तो इस रूप में विवेकवान होने की इस पद्धति में आपका दोबारा जन्म होता है। तो गो द्विज यानी गाय का, विद्वान व्यक्ति का, श्रुति तमाम वेदों इत्यादि का, जिसमें हमारे नियम लिखे हुए हैं, जिसमें हमारे प्राचीनतम नियम है, आज के नियम हमारे संविधान में है। तो उन वेदों का आदर जहां नहीं होता, मानहु नृपति विधर्मी कोई, ऐसा लगता है मानो। उत्प्रेक्षा अलंकार है, मनहु जहां आता है, पीछे की पंक्तियों में भी मनहु आया था। तो मनहु जहां होता है, वहां मैं कई बार आपको क्लास में बता चुकी हूँ, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि होबे उपमेय में संभावित उपमान, उत्प्रेक्षा अलंकार है जनु मनु जानु जान। तो जहां जनु मनु इत्यादि आता है, मानो जानो, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो मानहु नृपति विधर्मी कोई, ऐसा लगता है मानो कोई नृपति जो है कोई विधर्मी है, धर्म पर चलने वाला व्यक्ति नहीं है। ऊंच नीच सब एक ही सारा, ऊंच नीच सब एक ही सारा, ऊंच नीच कर्मों से, ऊंच नीच बुद्धि से, ऊंच नीच सामाजिक व्यवस्थाओं से, आर्थिक व्यवस्थाओं से, सब कुछ एक हो रहा है। तो जब सब कुछ एक हो जाता है, हम दो स्थितियों में देखते हैं। वो ब्रह्म ज्ञान शब्द को यहाँ व्यंग के रूप में प्रयुक्त करते हैं, व्यंग करते हुए प्रस्तुत करते हैं ब्रह्म ज्ञान शब्द को। जैसे ज्ञानी व्यक्ति के लिए सुख दुख एक हो जाता है, ब्रह्म के ज्ञान को, ब्रह्म के स्वरूप को समझ जाता है, संसार की निस्सारता को समझ जाता है, और सार क्या है ये भी वो जान जाता है। तो उसको ना सुख व्यापता ना दुख व्यापता, दुख कष्ट देता। तो वो कहते हैं कि ऐसे लग रहा है सब कुछ एक जैसा जो इस नगरी में हो गया है। तो यूं लग रहा है जैसे इस नगरी के लोगों के ब्रह्म ज्ञान का विस्तार हो गया है। तो ब्रह्म ज्ञान को यहाँ वो व्यंग रूप में प्रस्तुत करते हैं। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, ये पंक्ति कई बार आ चुकी है, आपको पता ही है। ऐसी नगरी जो वहां अंधेर अंधेर होता रहता है, जहां अंधेर ही अंधेर होता रहता है। क्यों? क्योंकि वहां का राजा कोई सूझबूझ नहीं रखता, बुद्धिमान राजा नहीं है। जहां समाज व्यवस्था एक सी चल रही है, टकासेर ही बाजी है और टकासेर ही खाजा है। वो आगे कहते हैं, सबसे अंतिम जो पंक्ति है, जिसमें कहते हैं, जहां न धर्म न बुद्धि, जहां ना कोई धर्म है, नियम है, न बुद्धि, कोई बुद्धि नहीं है, न नीति, कोई नियम भी नहीं है। जहां न धर्म, जहां किसी प्रकार का धर्म नहीं है, ना ही बुद्धि है, ना ही नीति है, और ना ही ज्ञानी समाज है। न सुजन समाज, ना ही ज्ञानी समाज है। ते ऐसे ही, ऐसा समाज अपने आप को वैसे ही नष्ट कर लेता है। ते ऐसे ही आप ही नसे, ऐसा समाज अपने आप को उसी प्रकार नष्ट कर लेता है जैसे चौपट राजा ने स्वयं को नष्ट कर लिया। आज हमने इन पांचों व्याख्याओं को देखा, जाना, और जो व्याख्याएं हैं इनमें कहीं कहीं ब्रजभाषा और कहीं कहीं खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग था। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे